अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको साइट से रिलेटेड कोई भी सिविल इंजीनियर जब साइट पे जाता है तो उससे क्या क्या बातें जो हैं वो फ्रेश अगर होता है तो बिल्कुल उसे किसी चीज़ का नहीं पता तो साइट पे काम जो होता है यूजुअली घर बनाने का, कंस्ट्रक्शन का, तो उससे रिलेटेड जो अभी है लेबर का कुछ टिप्स मैं देने वाला हूँ आपको आज, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा कह लें आप फ़ायदेमंद होगी। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टाइम कम से कम लूँगा मैं, आपको ये जल्दी जल्दी ये बातें आपको पता होंगी और आप इसको कवर करते जाएंगे सुन सुन के, और कुछ चीज़ें इस तरह की होंगी जो आप नोट डाउन भी करेंगे, तो ये आपके लिए साइट पे बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो पहला जो है काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर के अंदर प्लिंथ बीम और डीपीसी और फ्लोर लेवल, ठीक है, इनमें क्या फ़र्क होना चाहिए, इनके लेवल का ऊपर नीचे होना चाहिए। और कुछ जगहों पे ये भी लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि प्लिंथ बीम या डीपीसी। कुछ क्लाइंट आपको कहेंगे कि आपको प्लिंथ बीम जो है ख़र्चा ज़्यादा दे रहा है तो आपको डीपीसी देनी है या प्लिंथ बीम देनी है, दोनों में से अगर चॉइस करनी पड़े तो क्या करेंगे, और बीम देना ज़रूरी है या डीपीसी दे सकते हैं या दोनों देने ज़रूरी हैं, कि इसमें क्या है, ठीक है। इसकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ पहले मैं। और कुछ इस तरह है कि जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर में दिखाया हुआ है, ये नीचे प्लिंथ बीम का मैं बता दूं कि ये प्लिंथ बीम है, ठीक है, बॉटम वाला। ये तो आपको पता है, अगर आप सिविल इंजीनियर तो आपको पता है, ये बॉटम जो बीम है जो ग्राउंड के साथ है ये प्लिंथ बीम है, ठीक है। ये सपोर्ट करता है, लोड इसका जो होती है उसको रेजिस्ट करता है। और टाई बीम क्या होता है, टाई बीम जाहिर सी बात है जो आपके डोर लेवल पर आता है, ठीक है, वो टाई बीम होता है। और इसके बाद फ्लोर बीम क्या होता है, जो छत होती है वो आपके फर्स्ट फ्लोर की जो स्लैब होती है, जो फ्लोर कहलाता है, तो फ्लोर बीम कहलाता है उसके साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया इसमें। अब प्लिंथ बीम और डीपीसी में क्या फ़र्क है, डीपीसी आपको नज़र आ रही है साथ, ये थोड़ी सी एक लेयर है, ठीक है, ये प्रोवाइडेड है। तो ये डीपीसी और प्लिंथ बीम दोनों का अलग अलग काम है। डीपीसी क्या है, डीपीसी है पानी को रोकने, डैम प्रूफ फोर्स, ठीक है, पानी को रोकती है। और प्लिंथ बीम क्या है, प्लिंथ बीम में कंक्रीट है जो कि उसी रेशो का बनता है जो डीपीसी में रेशो यूज़ होती है, वही आप में प्लिंथ बीम में यूज़ करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रेंथन यानी कि बड़ी मोटी लेयर आप देते हैं प्लिंथ बीम में। तो ये डीपीसी, मोटी वाली डीपीसी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक और काम भी है, ये लोड भी बर्दाश्त करती है, इसमें सरिया भी होता है, ये फ्लेक्चर इसमें स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो ये बीम के तौर पे भी एक्ट करती है। तो अब बताना ये है कि जब भी आप घर में प्लिंथ बीम देने जा रहे हैं तो आपने प्लिंथ बीम को ही एज आ डीपीसी लेकर चलना है, डीपीसी पे खर्चा नहीं करना। डीपीसी आप खर्चा करेंगे तो आपका समझ लें कि पैसे का ज़िया कर रहे हैं आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर होने का सबूत नहीं दे रहे। तो अगर फ़र्ज के लिए कि मट्टी में भराई देखें, अब इसमें एक्चुअली ये है कि डीपीसी हम देते क्यों हैं, क्योंकि नमी आती है, ठीक है, मट्टी के साथ नमी आती है। अब आपने करना क्या है, आपने प्लिंथ बीम ऐसे बनाना है जो मट्टी की भराई है, आपका जो फर्श आना है, ठीक है, जहाँ फर्श फिनिशिंग करेंगे, जहाँ पे आप मार्बल का एंड होगा, ठीक है, उस लेवल से ऊपर आपका बीम होना चाहिए दीवार में, ठीक है। जो भी आप प्लिंथ बीम देंगे उस लेवल से ऊपर आपका होना चाहिए बीम। अगर उस लेवल से प्लिंथ बीम ऊपर है आपका, ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, मीन्स कि उसमें से पानी उसके बीम के साथ टकराएगा जब आप फर्श धोएंगे और उस दीवार के अंदर सीप होकर उस बीम में जाएगा। बीम में ये सलाहियत है कि वो पानी को रोक देती है, वो बढ़ने नहीं देती। लेकिन अगर उसकी जगह पे मट्टी यानी कि उसका फ्लोर लेवल जो है पानी का, वो अगर दीवार के साथ अटैच हो जाएगा, सामने दीवार होगी, तो वो दीवार नमी चूज़ कर लेगी और वो ऊपर ले जाएगी, ठीक है। तो वो डीपीसी काम नहीं देगी। तो प्लिंथ बीम को एज आ आपने डीपीसी लेकर चलना है। तो ये एक आपको बताना था यहाँ पे कि आप उसका लेवल ऊपर रखें, ठीक है। अगर ऊपर नहीं हो सका, आपको कोई वजह होगी, वो नीचे हो चला गया, तो डीपीसी देना लाजमी हो जाती है आपके लिए, ठीक है। वो नहीं देंगे तो आपकी सेम आती रहेगी और सारा साल की ज़िंदगी आपकी जो है उसमें ख़राब ही पैदी होगी, उसमें पेंट वगैरह ठीक नहीं होगा। और डीपीसी के लिए जो रेशो होती है 1:2:4 होती है, और डीपीसी की थिकनेस होती है 4 से 3 इंच, ठीक है। कि कोशिश करें कि बीम से 2 इंच नीचे तक फर्श डाल लें, ठीक है। मिट्टी की भराई करवा लें। मिट्टी की भराई आपने इस तरह करवानी है, कंपैक्शन होने के बाद फिनिशिंग जो होगी आपका फ़र्श, उससे ऊपर आपकी बीम 2 इंच, कम से कम 2 इंच ऊपर होनी चाहिए, तो वो आपकी डीपीसी के तौर पे एक्ट करेगी, ठीक है। आप उसको डीपीसी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाउंडेशन कैसे बनानी है, ठीक है। लोड बेरिंग वाल होता है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आपको पता है किस तरह होता है। लोड बेरिंग होता है जिसमें सिर्फ ईंटों पे वज़न आता है, ठीक है। और आरसीसी स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ कॉलम्स पे लोड आता है। तो लोड बेरिंग वाल पर भी, और पार्टीशन वाल, ठीक है। आपकी पार्टीशन वाल भी आपको पता है क्या होंगे अगर आप सिविल इंजीनियर। तो लोड बेरिंग वाल्स और पार्टीशन वाल दोनों पर प्लिंथ बीम देना ज़रूरी होती है, यानी कि जहाँ जहाँ आप दीवार बनाने जा रहे हैं उसके नीचे प्लिंथ बीम होना ज़रूरी है आपका, ठीक है, तभी लोड ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो प्लिंथ बीम आपने कहाँ कहाँ देना है, हर दीवार के नीचे देना है, चाहे छोटी है, चाहे पतली है, चाहे पार्टीशन है, चाहे उसमें लोड आ रहा है नहीं आ रहा, आपने प्लिंथ बीम दे देना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपको पता है जो लोड बेरिंग होती हैं उनके नीचे बुनियादें होती हैं, लेकिन आपने पार्टीशन वाल के नीचे प्लिंथ बीम तो देना है, लेकिन उस प्लिंथ बीम के नीचे आपने बुनियाद नहीं बनानी, फाउंडेशन नहीं बनानी, ठीक है, जो ईंटों की बनती है। समझ के बाद
ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद आपकी ड्राइंग किस किस्म की होती है। जब आप स्ट्रक्चर फील्ड में जाते हैं तो आपकी मुख्तलिफ किस्म की आपके सामने ड्राइंग आती है। मैं डिस्कस कर लेता हूँ ड्राइंग किस किस्म की होती है। आर्किटेक्चर ड्राइंग होती है जो कि साइट पे लेआउट में यूज़ होती है। वर्क लेआउट बनाते हैं, प्लान जिसको आप कहते हैं। सेक्शनल व्यू होता है, उसमें एलिवेशन व्यू होता है। आर्किटेक्चर होती है ये ड्राइंग। और दूसरी होती है स्ट्रक्चर ड्राइंग। स्ट्रक्चर ड्राइंग में क्या होती है, एक्सकेवेशन की उसमें आ जाता है कि एक्सकेवेशन कैसे करनी है आपने साइट पे, ऑन साइट, ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत उसमें कॉलम लेआउट होता है कि कॉलम में सरिया किस तरह प्रोवाइड करना है। प्लिंथ बीम से रिलेटेड होता है, उसमें आरसीसी से रिलेटेड होता है, उसमें सेक्शंस बने होते हैं कुछ बीम के। तो ये स्ट्रक्चरल आपकी ड्राइंग कहलाती है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल से मटीरियल से आइटम से रिलेटेड जो है वो ड्राइंग बनाई होती है कि वायरिंग आपने कहाँ से कहाँ देनी है, एसी की वायरिंग कहाँ से जाएगी किस जगह से, और पंखों वगैरह की जो फ़ैन की स्विच बोर्ड्स की डिटेल सारी उसमें गिवन होती है। इसके बाद प्लम्बिंग की ड्राइंग आ जाती है जिसमें हम प्लम्बर के काम से हम रिलेटेड जो आइटम उनकी ड्राइंग बनाते हैं कि हमने ये पाइप यहाँ पे देने, ड्रेनेज यहाँ दे रही है, प्लम्बिंग वगैरह फिक्सेस जो हैं वो सारी उसकी डिटेल उसमें कवर होती है। इसी तरह फिनिशिंग में भी हम क्या करते हैं, फिनिशिंग दिखाते हैं कि फिनिशिंग हमें ऐसी देनी है, फ्लोरिंग हमें इस टाइप की करनी है, पेंट हमें इस तरह का करना है, फॉल सीलिंग करनी है तो वो इस तरह की करनी है, तो सारी उसमें होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर फिनिशिंग ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाती है बात, लेकिन ये भी होती है फील्ड में कई जगह भी यूज़। ठीक है, तो साइट पे ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और प्लिंथ बीम का मैं बताता चलूँ, एक रफ़ आइडिया देता हूँ आपको। अगर आपको मौके पे आप डिज़ाइन नहीं करने जा रहे हैं, आप एक नॉर्मल सा छोटे क्वालिटी का एक आप रेजिडेंशियल घर बना रहे हैं, ठीक है, प्लाजे की बात मैं नहीं कर रहा, बहुत बड़ा हाईली स्ट्रक्चर नहीं, एक सिंपल सा आप रेजिडेंशियल घर बना रहे हैं, तो उसके लिए प्लिंथ बीम देने का एक मैं सिंपल सा आपको अप्रोक्सीमेट फार्मूला बताता हूँ जो कि यूजुअली हर ठेकेदार जो है वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो वो एप्लीकेबल भी है फील्ड में और वो कहले रिलायबल भी है। ठीक है, तो 4 स्टोरी तक अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, आपका जो स्टोरी है वो 4 स्टोरीज तक जा रही है आपका घर, तो आप क्या करेंगे, प्लिंथ बीम उसकी डेप्थ रखेंगे आप 1.5 फुट, ठीक है, 1.5 फुट, और उसकी जो विड्थ रखेंगे वो 10 इंचज़ रख लेंगे। ठीक है, अगर 2 स्टोरी तक आपका स्ट्रक्चर जा रहा है तो आपने क्या करना है, आपने 1 फुट उसकी डेप्थ रखनी है बीम की, और उसकी विड्थ जो है वो 10 इंचज़ रख लेनी है। ठीक है, और भाई ये बात है। इसके बाद हम देख लेते हैं आरसीसी और लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह वर्क करता है। ये डीपीसी और प्लेन बीम है, ठीक है, आपके सामने ये इंटो के बारे में कुछ है। ये कंस्ट्रक्शन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ये क्या होते हैं, ठीक है, इनके फ़ायदे क्या हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी बता भी देता हूँ कि इसमें आरसीसी जो स्ट्रक्चर होता है वो पता है आपको, कॉलम्स के भी बना होता है, लोड बेरिंग जिसमें इंटो पे वजन होता है सारा। ठीक है, अब इनमें से बेटर कौन सा है, अच्छा कौन सा है, जाहिर सी बात है जो स्ट्रेंथ के लिहाज से देखा जाए तो वो आरसीसी अच्छा है, और बाकी किन चीज़ों में वो उससे प्रेफरेबली अच्छा है मैं वो बता देता हूँ। नो नीड ऑफ 9 इंच वाल्स, ठीक है, उसमें 9 इंच वाल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसकी बजाय दीवारें ख़त्म करके हम सिंपल उसमें कम थिकनेस की दीवारें दे देते हैं, पार्टीशन वाल जिनको कहा जाता है। इस तरह आपके रूम की जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद विंडोज़ डोर्स ये जो स्पेसिंग है वो आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी दे सकते हैं किसी जगह पे भी, लेकिन जो है लोड बेरिंग में आप ये केस नहीं कर सकते। आरसीसी में क्या होता है कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है वर्क की, आपने सिर्फ कॉलम की शटरिंग करनी है, एक दिन में आपका शटरिंग में कंक्रीट भरेंगे और दूसरे दिन कह लें आप शटरिंग का जो टाइम है क्योरिंग के बाद वो उसको ओपन कर लिया जाएगा। तो ये बहुत एक लिमिट से टाइम है, उसमें जल्दी काम स्पीडली होता है। ठीक हो गया, आरसीसी में कम एक्सकेवेशन करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कॉलम्स होते हैं, सिर्फ कॉलम्स के फाउंडेशन बनानी होती है, हर कॉलम को हम एक एक जगह पे पॉइंट पे उसको खुदाई करते हैं, बस वहीं पे हम उसकी कंक्रीटिंग करके ऊपर ले आते हैं। तो हर जगह पे हमें टोटली लेंथ में खुदाई नहीं करनी पड़ती जिस तरह हमें लोड बेरिंग में करनी पड़ती है। तो इस तरह इसकी एक्सकेवेशन की कॉस्ट भी बच जाती है। आरसीसी में आप जितनी मर्जी ऊपर चाहें लेके जा सकते हैं, मीन्स कि आप लोड बेरिंग की निस्बत आप बेफिक्र हो जाते हैं कि आप उसमें अपनी मर्ज़ी से स्टोरेज बना सकते हैं। ठीक है, बाकी तो स्ट्रक्चर इंजीनियर में आपने स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको बताएगा कि आपने किस तरह ऊपर जाना है, कितनी स्टोरेज बना सकते हैं इतने सरिये पे। ठीक है, तो बाकी तो उसकी रिकमेंडेशन होती है, बाकी आरसीसी जो है वो बेटर है लोड बेरिंग से। इसके बाद इंटो की मैं पहचान बता रहा था आपको। ईंटें कई किस्म की होती हैं, ए बी सी, ठीक है, 3 क्लास की ईंटें होती हैं। अच्छी ईंट की पहचान क्या है, आपको फील्ड में नहीं पता लगेगा, तो ये आप सुन लें, इसकी कुछ खासियत होती हैं, आपने पढ़ी भी थी लेकिन आपको याद नहीं होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। ईंटों में क्रैक्स कम से कम हो। ठीक है, पहली बात तो ईंटों के अंदर क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्रैक्स नहीं होने चाहिए, सारे कोने सही तरह से बने होने चाहिए। आपस में ईंटों को टकराने से किस तरह की आवाज़ आनी चाहिए, टन की आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, टन, TON, ठीक है, टन की आवाज़ आएगी और वो एक इको के साथ आएगी। ठीक है, वो गूंजेगी, इको के साथ आएगी और टन की आवाज़ आएगी, जिसको मेटेलिक साउंड रिंग भी कहा जाता है। ठीक है, मेटेलिक या रिंगिंग साउंड भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप कहें तो उसमें
ठक की आवाज़ कभी नहीं आनी चाहिए। अगर ठक की आवाज़ आती है तो वो फेल है ईंट, वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो बी या सी क्लास की ईंट है, थर्ड क्लास कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। यानी कि ठक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, टन की आवाज़ आनी चाहिए, टन की, ठीक है, जिसमें गूंज होगी बारीकी में। इसी तरह दूसरा उसका चेक करने का मेजर क्या है, उसका है 5 फुट की हाइट से उससे नीचे फेंकें, छोड़ दें ईंट को, तो वो ज़मीन पे गिरने से टूटनी नहीं चाहिए, उसे कुछ भी ना हो, उसके कोने भी ख़राब ना हो ज़्यादा, ठीक है। और अच्छी ईंट का जो रंग होता है वो थोड़ा लाल होता है, कम, ठीक है। जिस तरह ये ईंट आपको नज़र आ रही है, ये ग्लास है। अब ये जो ईंट है ये बहुत ज़्यादा लाल हुई है, जो बहुत ज़्यादा लाल होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बुरी ईंट की निशानी होती है, ठीक है। इस तरह होनी चाहिए, पीला हो और लाल कलर भी हो, सुर्खी माइल्ड हल्का, ठीक है, होना चाहिए। ईंटों की तराई आपने जो फील्ड में है वो लाजमी याद रखना करनी है। अगर तराई नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब आप ईंट की चुनाई करेंगे तो चुनाई में प्लस्तर जो है वो, उसमें जो सीमेंट है वो उसकी जो उसको रिक्वायरमेंट है वो पानी उधर से चूसेगा, यानी कि ईंट जो है वो नमी नहीं होगी, उसमें तराई नहीं होगी, तो वो ईंट खुश्क होगी, ईंट जो है वो प्लस्तर से पानी निकाल के पी जाएगी, चूस लेगी, ठीक है। तो वो इतना उससे पानी ले लेगी कि उसके बाद प्लस्तर जो है वो खोखला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस्तर के अंदर पानी एक बहुत अहमियत का हामिल है। रिएक्शन ही जो है वो बॉन्ड जो बनाने का समझ लें कि उसकी बुनियाद ही पानी पे है। अगर पानी नहीं होगा तो वो बॉन्ड नहीं सही बनेगा और वो दीवार हल्की हो जाएगी, प्लस्तर नहीं सही लगेगा, ठीक है। तो प्लस्तर सारा गिरने लग जाएगा इस तरह। तो तराई बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी आइटम है, ये आपने याद रखना, जितनी कर सकते हैं आप कर दें, ठीक है। मजबूती का इन्हिसार भी समझ लें इसी पे होता है सारा। और ये बात याद रखें कि ज़्यादातर देखने में आता है कि अच्छी ईंट कहाँ से आती है, ठीक है, पेशावरी ईंट कहा जाता है कि वो एक अच्छी ईंट है। बाकी आपको निशानियाँ बता दी, आप चेक कर सकते हैं कोई भी ईंट। और अगर कोई ट्राली आपको पसंद नहीं आती, आप देखते हैं ट्राली मौके पे आ गई है, वो अनलोड भी हो गई है, तो आपको पसंद नहीं आती है, वो सही नहीं है स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो आप उसको वापस कर दें, इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है। आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप चीज़ जो है वो सही लगाएँ अपने घर पर, तो वापस कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि दीवारें जो है आपके घर बना रहे हो तो आपने अपना चेक करने हैं कि आपकी दीवार जो है वो सीधी होनी चाहिए, ठीक है। आपने दीवार चुनाई हुई है उसकी वो शाल में होनी चाहिए, सूत्र में होनी चाहिए, ठीक है। शाल और सूत्र का आपको पता है, सूत्र क्या होता है, प्लम बॉब कहलाते हैं, जो आपने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, प्लम बॉब होता है। तो उससे वर्टिकल उसकी चेक की जाती है कि वर्टिकल वो कितना स्ट्रेट है, ठीक है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए दीवार आपकी, वरना जो है लोड सही से ट्रांसफ़र नहीं होगा और वो कल को बेंड हो जाएगी, मीन्स कि आपका घर गिरने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। तो ये गिरने की तरफ ले जाता है, जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये छोटी मिस्टेक नहीं है। थोड़ी सी भी उसमें थड़ड़ आए, थोड़ी सी भी उसमें स्ट्रेटनेस का फ़र्क हो जाए, शाल में ना हो, तो घर गिर भी सकता है। आप इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक्चुअली आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें लोड की होती है, तो जब वो मुख्तलिफ टेढ़ापन होता है उसमें, तो वो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट क्रिएट करता है, तो मूवमेंट की वजह से वो पलट के गिर सकती है दीवार, ठीक हो गया, ये आपको बेहतर पता है। और आपकी कंस्ट्रक्शन जो टीम होनी चाहिए आपकी, उस पर गहरी नज़र होनी चाहिए कि मटेरियल जो वो मंगवाएं वो ख़ुद ना लेके आएँ, ठीक है। साइड पे आप कह देते हैं कि ठीक है उस्ताद जी आप ही ले आओ, तो इस तरह आपने नहीं करना, आपने ख़ुद लेके आना है, ठीक है। उन पे इस तरह भरोसा इतना नहीं करना। तो क्वालिटी जो है वो चीज़ की सही होनी चाहिए, क्योंकि वो मटेरियल लेके आएंगे अपनी मर्ज़ी से, अपने हल्का मटेरियल ले आएंगे, पैसे ज़्यादा मटेरियल बना के आपको दे देंगे रसीद में। तो ये है कि क्वालिटी पे आपने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मटेरियल खुद लेके आना है जो भी लेके आना, और आप मशवरे लेके चलें लोगों के मशवरे, लेकिन आपने उन बंदों से लेने हैं जो स्किलफुल हों, जो एक्सपीरियंसड हो, ठीक है। या आप मेरे से पूछ सकते हैं इसमें। तो बाकी ये है कि आपने जो है लेबर के पे गहरी आपकी नज़र होनी चाहिए। रेट्स हर बंदे से लें, अच्छी जगह से ख़रीदें, ख़रीदो फ़रोख्त करें, और क्वालिटी चेक कर लें किस बंदे की आपकी क्वालिटी सही मिल रही है, तो आप वहीं से उस मार्केट में, उस लोकेशन से, उस दुकान से आप फिर ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं मज़ीद। और साइड पर एक्स्ट्रा मटेरियल भी ना रखें, अगर पड़ा हो तो कॉस्टली हो तो उस पर अपनी कस्टडी के अंदर रखें, ठीक है। मज़दूर क्या है वो करते हैं, वो खा जाते हैं उसको बेच बूझ के ना, तो वो उस पर भी आपकी कस्टडी में होना चाहिए उसको। मज़दूर के काम को अच्छी तरीके से चेक करके पैसे दें, ठीक है। उसके काम को चेक करके पैसे देंगे, शाम को उसको पैसे देने हैं तो आपने काम चेक करके देने हैं। और ये इस तरह नहीं है कि ठेके का काम है तो पूरे पूरे पैसे ना दे दें ताकि वो पैसे लेके भाग जाएं और आपको ब्लैकमेल करते रहें, फिर आप उनकी मिन्नतें करेंगे पैसों के लिए कि आप आ जाएं, और पैसे देते हुए किसी बंदे को गवाह बना लें और एक रजिस्टर पे लिख भी लें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कल को ज़्यादातर मसले लेबर में यही होते हैं पैसों के। तो वो पैसे ले लेते हैं ज़्यादा, कभी चले जाते हैं, कभी पूरे पैसे लेके वो छुट्टी कर जाते हैं, भाग के दूसरे किसी की तरफ चले जाते हैं, तो आप बैठे रह जाते हैं, आपका काम वहीं का वहीं लटक जाता है। तो इस तरह ना करें, पूरे पैसे भी ना दें और उसको खुश रखें बाकी, लेकिन उसको इस नौबत पे ना आने दें। पैसे अगर ज़्यादा दे देंगे तो लालच, जाहिर सी बात है, वो अच्छे से अच्छे इंसान में भी आ जाता है। तो
हर रोज़ साइट पर जाएं, कभी छुट्टी ना करें, क्योंकि चेंजिंग वगैरह कोई करनी होगी तो मौके पे आप करवा लेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई चेंजिंग करनी थी विंडो की, तो वो कोई एक आइटम भी एक दिन मिस हो गया, दूसरे दिन आप आगे देखेंगे तो वो उससे डबल काम ज़्यादा आगे ख़राब हुआ होगा, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे, तो चेंज करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप रोज़ जाएँ, रोज़ आप चेंजिंग देखें, रोज़ आप देखें कि अपने दिमाग में लिख लें कि मैंने आप ये काम मैंने करवाना है आज, ठीक है। तो गलती ना होने दें, चाहे ठेके पे हो काम, आप आंखें बंद ना करें, काम अच्छा से कर होने दें, ठीक है। हो सके तो दिन में 3 दफ़ा भी ज़रूर चक्कर लगाएं। इसमें ये होगा कि आप पिछला काम जो है वो सही तरह सही करवा सकेंगे। इसके लिए जो अगले दिन की गलतियां होंगी वो इसी दिन सही करवा लें, वरना आपका काम मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगले दिन की चाल सोच लें कि अगले दिन आपने क्या काम करवाना है पहले ही, और जिन मज़दूर की ज़रूरत ना हो वो अगले दिन ना आए। मीन्स कि आपने कोई काम करवाना है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें मज़दूरों की कल ज़रूरत नहीं है, कहाँ सारा काम हुआ हुआ है, प्लस्तर या कोई इस तरह का आइटम हो रहा है कि वो सिर्फ मिस्त्रियों का काम है वहाँ, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा मज़दूर की ज़रूरत नहीं है, तो वो मज़दूरों की छुट्टी करवा दें, तो उन्हें आप कहें आप कल से नहीं आए। अगर आप नहीं जाते, आपको नहीं पता कि कल क्या काम होना है, आप वो साइट पे नहीं आए आज, किसी भी वजह से कोई आपकी रीज़न बन गई, कोई बंदा भी नहीं आया आपकी तरफ से, तो चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, और वो बंदे जान के अगले दिन आ जाएंगे और वो कहेंगे कि हमें शाम को हमें मजदूरी चाहिए, हम आए हैं आज, हमने काम किया है, तो हमने मजदूरी चाहिए। तो ये बहुत मसले होते हैं, तो इसलिए आपका रोज़ जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगले दिन नहीं आना चाहिए। और एस्टिमेशन घर बनाने से पहले एक बात लाजमी रख, लोगों का ना मसले होते हैं, फिर एक घर बना के वहीं रुक जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हमने पैसा कहाँ गया, हमारा क्या हुआ, तो वो ये गलतियाँ करते हैं। और दूसरा ये कि एस्टिमेशन नहीं करवाते, पहले एस्टिमेशन करवा लें कि आपके घर पे कितनी लागत खर्चा आने वाला है, तो एक सिविल इंजीनियर को ही बेहतर पता हो कि एस्टिमेशन कैसे करते हैं, तो एस्टिमेशन जो है वो लाजमी आप करवाएं घर बनाने से पहले, ठीक है। और साथ साथ हर आइटम की एस्टिमेशन करते रहें, फिर वो आइटम शुरू करवाएं। ऐसे नहीं कि एक आइटम शुरू करवा लिया फिर आपको पता लग रहा है कि आप इसके खर्चे के काबिल नहीं हैं, यानी कि आप नहीं कर सकते या आपको काम रुकवाना पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ा कह लें कि आपके लिए नुकसान है, टाइम भी वेस्ट होता है। और ये चंद गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी, ठीक है। अब बीम लिंटल कम से कम आपका 4 इंच एंड बेरिंग होनी चाहिए। एंड बेरिंग का सिविल इंजीनियर्स को जो है वो पता होगा क्या होता है। एंड बेरिंग्स जो है मुख्तलिफ, जो आपका बीम है ना, ठीक है, बीम का जो एंड स्पोर्ट्स होती हैं, वो 4 इंच की होनी चाहिए, 4 इंच की वो उसकी लेंथ होनी चाहिए, 4 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है। 4 इंच उसका वेट जो है वो उस पर दीवार पे टिका होना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट का। और थ्रू आउट लिंटल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ठेकेदार कहते हैं कि पूरे थ्रू आउट घर में आप दीवार पे लिंटल दे दें, यानी कि वो दीवार पे भी विंडो पे भी आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, तो वो नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। काम वही है, आपने सिंपल आप 4 इंच बेरिंग रखें और जहाँ जहाँ लोकेशन है वहाँ वहाँ सिर्फ बीम दें। थ्रू आउट लिंटल बीम जो है वो देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो ये पैसे का ज़िया है। जो है फ्रेम डोर शाल में होना चाहिए, इनके आपका डोर जो है वो उसकी जो आपने चौगाट लगानी है वो शाल के अंदर होनी चाहिए। इसी तरह दरवाज़ा जो है वो अगर शाल में नहीं होगा तो दरवाज़ा भी टेढ़ा लगेगा और ख़ुद ब खुद खुल जाया करेगा या ख़ुद ब खुद बंद हो जाएगा, तो इसे ख़ुद ब खुद मूव नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। नुकसानदेह क्या, ये बहुत बुरा लगता है, ठीक है। आप अगर साइड पर खड़े भी हैं और फिर भी काम गलत हो तो ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो आपने ये शाल में होनी चाहिए आपकी चीज़ें। अब इसके बाद आरसीसी कॉलम जो है वो भी शाल में होना चाहिए, वो वर्टिकल बिल्कुल होना चाहिए। तो उसकी वो कैसे होगा, वो उसकी शटरिंग पे होगा। आपने शटरिंग जो भी है वो भी वर्टिकल बिल्कुल लगवानी है, शाल में होनी चाहिए वो शटरिंग भी उसकी, आरसीसी कॉलम की भी, ठीक है। अगर ये चीज़ें शाल में नहीं होंगी, दीवार शाल में नहीं होगी, तो आपका क्या है, प्लस्तर का भी वेस्टेज होगा। इसमें आप देखें ना, प्लस्तर भी आपका फिर एक्स्ट्रा आएगा जब आप पट्टी लगाएंगे, तो उसको बराबर करने के लिए कहीं ज़्यादा, कहीं बहुत कम, कहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्लस्तर भी आपका ज़ाया होगा। कॉलम में स्टील जो है वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टील का कवर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, कहीं से निकला ना हो। अगर निकला हुआ है तो उसको आप मुरम्मत वगैरह करवाएं उसकी, उसको छुपाएं, ठीक है। रस्टिंग ना हो जाए उसकी, क्योंकि रस्टिंग हो जाती है और फिर वाइब्रेशन भी आपने अच्छी तरह करवानी है। जब लेंटर डल रहा हो तो उसकी आपने वाइब्रेशन अच्छी करवानी है ताकि उसमें वायर्स जो हैं वो ख़त्म हो सके और लेंटर आपका मजबूत हो सके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं अपनी छतों की, ठीक है, वो भी आपको तरीका बताएंगे। और इसके बाद 5 मरले का जो है घर का प्रॉपर एस्टीमेट जो है वो कितना एक लगता है, घर पे क्या लागत आती है, सारी एस्टीमेशन का आपको वो तरीका हम बताएंगे कि यूजली जो फील्ड में यूज़ होता है और वो एप्लीकेबल भी है फील्ड में, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको लास्ट में बताता चलूँ कि आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर जो है सैंड यूज़ होती है, ठीक है। एक
एक तो होती है बारीक सैंड जिसको गाजी की सैंड कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपने नोट करनी है कि प्लस्तर में जो सैंड यूज़ होती है बारीक यूज़ होती है, जिसको हम गाजी की सैंड कहते हैं, ठीक है। मोटी सैंड जो होती है वो लारेंस की सैंड कहलाती है, जो कि चुनाई और लेंटल के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। इसी तरह बजरी की किस्में होती हैं। बजरी आधी डाउन होती है एक, ठीक है। बजरी आधी डाउन यानी कि क्रश आधी डाउन, आप कह सकते हैं क्रश आधी डाउन। इसमें आधी डाउन होगी, इसमें ये मिक्स बजरी होती है, लेंटर के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। क्रश आधी डाउन जो है वो बजरी लेंटर के अंदर यूज़ होती है। आपने जब भी ऑर्डर देना है तो आपने इस तरह उनको नाम लेके बताना है कि ये मुझे बजरी चाहिए लेंटर के लिए। क्रश आधी स्पेशल जो ये है ये फाउंडेशन के अंदर और आपकी बजरी की जो बेड बनता है फाउंडेशन का उसमें यूज़ होती है, ठीक है। रेत लारेंसपुर जो है, लारेंसपुर की रेत होती है और मैंने आपको बताया गाजी की होती है। तो ये जो है आपकी किसमें यूज़ होती है, जो बारीक होती है वो आपकी यूज़ होती है प्लस्तर में, और जो होती है लेंटर में यूज़ होती है दूसरी मोटी जो रेत होती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि साइट में कुछ जो टिप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इस तरह के वीडियो साइट के से रिलेटेड भी अपलोड करते रहेंगे, ताकि वक्तन फ़वक्तन हमारे साइट पे जो भाई जाते हैं तो उनको भी पता हो कि साइट पे किस तरह के जो है कॉन्सेप्ट वो यूज़ होते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए लाजमी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो उस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एस्टिमेशन हम करेंगे इंशाल्लाह।